का यूरिनरी ऑर्गन के साथ में कनेक्शन हो जाना, जेनाइटो यूरिनरी फिशुला, दो ट्यूब लाइक ऑर्गन के बीच में कनेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? फिशुला। और यहाँ पर नाम क्या है? जेनाइटो यूरिनरी। इसका मतलब ये हुआ जेनाइटो मतलब जेनाइटल ऑर्गन लाइक दैट भेजेगा, और यूरिनरी का मतलब या तो ब्लैडर या यूरेथ्रा या यूरेटर, इसका आपस में क्या हो जाना? कनेक्शन हो जाना। तो क्या पता चलेगा कि फिशुला है? कैसे पता चलेगा? वेजिनल कैनाल से यूरिन आउटपुट आएगा, इससे पता चल जाता है। और क्या क्या कंफर्मेटरी कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिशुला का मतलब यही हुआ। फिशुला फिजियोलॉजिकल भी होता है क्या बेटो? बॉडी में कहीं पर भी कोई भी फिशुला फिजियोलॉजिकल होता है क्या? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? कहाँ होता है? कहाँ होता है बताओ? कहाँ होता है फिशुला फिजियोलॉजिकल? बोलो, कहाँ होता है फिजियोलॉजिकल फिशुला? नहीं पता? बहुत बढ़िया, नहीं पता बीबी? फिजियोलॉजिकल फिशुला कहाँ होता है? यार जैसे हम कोई ऐसा फिशुला क्रिएट करते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो डिसऑर्डर के लिए किया गया है या हमने बनाया है? जो हमने बनाया है वो फिजियोलॉजिकल फिशुला हुआ ना। ऐसा कोई भी फिशुला जो किसी प्रोसीजर के लिए किसी ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे ये मेरे दो हाथ है और मेरी आदत है लेफ्ट साइड से लिखने की, कौन से हाथ से लिखने की? अगर तो मेरे फिशुला कौन से हाथ में बनना चाहिए? कौन से बनना चाहिए? राइट में बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और छोटा सा, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसके रोजाना कैनुला आउट हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ये सीकेडी का पेशेंट है, अभी इससे ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट चल रहा है, पेशेंट राइट हैंड डोमिनेंट है, तो डॉक्टर बोलता है इसके कैनुला लगाना है, आप कैनुला लगाने का ट्राई करो, और आप कौन से हैंड में कैनुलेशन ट्राई नहीं करोगे? अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और वो फ्यूचर में हमें लगता है कि पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, डाउटफुल भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, तो उस पेशेंट का नॉन डोमिनेंट हैंड में पिक करने से बचना है, वेन खराब करने से बचना है, इस हाथ को सेफ रखना है। बाकी बॉडी में कहीं पर भी कैनुला ट्राई कर लो, इसमें ट्राई नहीं। और अगर कोई लेफ्ट डोमिनेंट हेड है तो उसके राइट हैंड में ट्राई, नॉन डोमिनेंट हैंड को अप्रॉक्सिमेटली को क्या रखना है? अनटच रखना है। ये तो पता होगा, बेसिक बात है। तो फिशुला का मतलब ये हुआ दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन। खूब सारे फिशुला पढ़ते हैं हम लोग वैसे, सॉरी। ऐसे कोई फिशुला बन गया, ऐसा बनता है। ट्रैकियोइसोफेगल फिशुला पढ़ते हो? ये कौन सा टाइप का टैप है? एच कौन सा टाइप है? 5 टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन टाइप सी, टाइप 3, ये कौन सा है? कोई 4 बोल रहा, कोई 5 बोल रहा। ये कौन सा टाइप है? ए चुप रहो, तो यार कुछ नहीं है, पता चल गया सब। कोई 5 बोल रहा, कोई A4 है, ये 5 है, के सेफ है, एच सेफ है। हाँ जो भी है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप पीडीएफ में पढ़ोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दोनों में फिशुला बन रहा है, दोनों में फिशुला बन रहा है। ट्रेकिया का इसोफेगस के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, जहां पे कनेक्शन बैठ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिशुला बोलते हैं, बोलते हैं ना। मैं आपको 3 चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक होता है फिशुला, एक होता है ट्रेसिया, एक होता है स्टेनोसिस। तो जहां जहां दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन होता है वो क्या होता है? फिशुला। एट्रेसिया का मतलब होता है ये माना कि ट्रेकिया है, चलो ठीक है, हो गया ट्रेकियल एट्रेसिया। ये इसोफेगस है, क्या हो गया? इसोफेजियल एट्रेसिया। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? ये नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ऐसे होता है। ये बंद हो जाता है, नेजोफेरिंग्स बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात कंजेनाइटली किसी का नेजोफेरिंग्स बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता, होता ही नहीं है, मरीज नाक से सांस ही नहीं ले सकता। नाक का मतलब सिर्फ ये बार बार ये अंदर वाली ट्यूब नहीं है, उसको बोलते हैं कोनल एट्रेसिया। क्या बोलते हैं उसको? नेजोफेरिंग्स का ब्लॉक हो जाना। एट्रेसिया समझ में आया? क्या एट्रेसिया ट्यूब, दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन को शो करता है? नहीं, एट्रेसिया एक ही ट्यूब का रास्ता बंद हो जाने को बोलते हैं। बंद हो जाना, छोटा हो जाना नहीं, बंद हो जाना, प्योर 0% ओपनिंग हो जाना एट्रेसिया कहलाता है। अगर ट्यूब ओपनिंग छोटी हो गई, रास्ता संकरा हो गया, वन वे हो गया, पहले 2 वे था, 1 वे हो गया, एग्जांपल के लिए पहले 20 फीट चौड़ी रोड थी, अब 10 फीट चौड़ी है, उसको क्या बोलोगे? स्टेनोसिस। क्या बोलोगे? या उसको कोएक्टेशन भी बोल सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हो। कौन सा कोएक्टेशन? एरोटा का स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब है, सीधा एग्जांपल है, एक्लेसिया बना था, एक्लेसिया, ये एक्लेसिया, किसको बोलते हैं? एलियस का स्टेनोसिस हो गया। किसका हो गया? एलियस का स्टेनोसिस होना एक्लेसिया कहलाता है। और ये कौन सा? पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक मसल्स जो एंटरम रीजन में है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, तो ओपनिंग रास्ता कम हो गया। अब मरीज जो भी खाएगा तो स्टमक में रहेगा, भूख भयंकर लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, सब कुछ होगा उसको, लेकिन जब खाना भूख खाना चाहेगा आगे जाएगा ही नहीं, तो फिर कौन सी वोमिटिंग? फोर्सफुल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल। क्या बाइलस या नॉन बाइलस? बाइल होता है ड्यूडेनम में, इसमें वोमिटिंग कहां से हो रही? स्टमक, स्टमक बाइल कहां से आएगा? क्योंकि ये प्रॉब्लम किसकी है? स्टमक, इससे ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम है, तो बाइल तो यहाँ आता है, इसका मतलब नॉन बाइलस वोमिटिंग ना, तो ये स्टेनोसिस है। तो समझे आप स्टेनोसिस?
नैरो हो जाना किसी ट्यूब का, दो के बीच में कनेक्शन हो जाना फिस्टुला, एक ट्यूब का बंद हो जाना। अभी हम पढ़ेंगे आज जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो के बाद मिलके। इट इज एन abnormally surgically made passage between two hollow organs or between an organ or surface। किसी ऑर्गन का किसी ऑर्गन के साथ में कनेक्शन हो जाना या किसी ऑर्गन का किसी सरफेस के साथ में कनेक्शन हो जाना फिस्टुला कहलाता है। ओके ठीक है। फिस्टुला मोस्टली जेनाइटो यूरिनरी होता है, वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है याद रखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तीन। ये है ब्लेडर, ये यूरेटर, ये ब्लेडर और ये यूरेथ्रा। तो इधर साइड से क्या जा रही है, वेजाइनल कैनाल, सही है। यूरेटर का वेजाइनल के साथ में कनेक्शन हो जाना हो सकता है कि नहीं हो सकता, यूरेटरो वेजाइनल फिस्टुला, जो नाम है वही नाम दे देना है, यूरेटरो वेजाइनल फिस्टुला। दूसरा वेजाइनल, ब्लेडर को क्या बोली, वेजाइनल और ब्लेडर फिस्टुला। ब्लेडर के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, सिस्टो और वेसाइकल। जहां कहीं पे सिस्टो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता है, जहां कहीं पर वेसाइकल वर्ड यूज होता है वो कहां किसके लिए होता है। तो मैं बोल दूं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, ब्लेडर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, वेसाइको वेजाइनल, यही आ सकता है क्योंकि नाम थोड़ा अलग है तो आ सकता। तीसरा ये क्या है, वेजाइना। ये कौन है, यूरेथ्रा। इसका नाम क्या दे दूं, क्या दे दूं नाम, क्या नाम दिया, यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला है, समझ में। तो कितने टाइप के होंगे, मोस्ट कॉमन कौन सा, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, ब्लेडर। तो अपने आप याद है क्या, मोस्ट कॉमन फीमेल में कौन सा जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला होता है, ब्लेडर और वेजाइना के बीच में हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई, यूरेथ्रो जेनिटो फिस्टुला कितने टाइप का, तीन। मोस्ट कॉमन कौन सा, वेसाइको वेजाइनल। बाकी दो के नाम से पता चल रहा है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिखो लिखो लिखो। फर्स्ट इज यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। जल्दी लिखो प्लीज, हो गया है, आगे बढ़ सकता हूँ। रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे आप, ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्या कोड वाले कैसे होते हैं, कैसे कैसे रीजनिंग है कोड वाले ब्लड रिलेशन। रिलेशन में इंग्लिश नहीं चलती पता है, हिंदी चलती है। वहाँ अंकल के लड़के को भी सेम भाई, मामा के लड़के को भी सेम, मौसी के लड़के को भी सेम, फूफा के लड़के को भी सेम, और हिंदी में सबका अलग अलग नाम होता है, पता है। तो पापा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फादर था। मम्मी को, अंकल को, चाचा को चादर है, चाचा को अंकल, और चाची को आंटी, चाची के लड़के को एंटीवायरस। क्या क्या मतलब, वैसे क्या नाम है देखो आप, रिलेशन भी अपना अपना अलग है। लड़कों का मतलब फिक्स है, इंग्लिश में चार पांच ही वर्ड, इंग्लिश लंबी चौड़ी है नहीं, इसलिए मैंने सीखी नहीं आज तक। हर किसी को कजन ब्रदर है, कजन ब्रदर, ये कजन क्या भाई, मौसी भी अलग है, फूफा भी अलग है, चाचा अलग है, सब कुछ अलग, सबके लिए कैसा कजन। आगे बढ़ो, इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं इसमें, क्योंकि जिसकी खुद की हैसियत नहीं है 50 वर्ड बनाने की, वो हमें सिखाएंगे पढ़ो तुम, तो कैंसिल। क्या पेशेंट की पहली कंप्लेंट तो ये हो सकती है कि थोड़ा 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 यूरिन आता रहेगा, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन। चलो क्या क्या है, कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम वेजाइना, नॉर्मल यूरिनेशन आल्सो हो सकता है। कौन से में, यूरेटर और वेजाइनल फिस्टुला में। यूरेटर और वेजाइनल फिस्टुला में ड्रिबलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि कनेक्शन किसके साथ है, यूरेटर का वेजाइना के साथ है ना। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा, कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वेजाइना बट देयर इज नो नॉर्मल यूरिनेशन, क्योंकि कभी भी ब्लैडर फुल होता ही नहीं है, तो इसके अंदर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला में नॉर्मल यूरिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तीसरा, नो कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वेजाइना बट व्हेन शी सिट्स फॉर यूरिनेशन यूरिन कम्स फ्रॉम द वेजाइना एंड यूरेटर। कंटिन्यू ड्रिबलिंग एनी टाइम देखने को नहीं मिलेगी, किसमें, सबसे नीचे वाले फिस्टुला में। कौन सा, क्योंकि ब्लैडर में दिक्कत ही नहीं है, तो ब्लैडर तो खुला भर रहा है, तो ड्रिबलिंग क्यों होगी।
भाई ब्लेडर में दिक्कत ही नहीं है, यूरेटर में दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब पूरा ब्लेडर भरेगा तब तक दिक्कत नहीं। जब यूरिन करोगे भाई, जब आपको पता यूरिन कैसे आता है, यूरिन कैसे आता है पता ना, ये ब्लेडर है, ये इंस्ट्रक्टर है, होता है नहीं होता, कितना भी यूरिन जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब यूरिन करने जाओगे ब्रेन से मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आएगा S1 S2 पे, और ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट करेगा तो ये ब्लेडर खुलेगा। तो जब ये खुलेगा तो इसको तो यूरेथ्रा बोलते हैं। तो जब आप यूरिन करोगे तो ये ढक्कन खुलेगा, खुलेगा तो ये यूरिन वेजिना में जा सकता है। तो नॉर्मली यूरेथ्रोवाजिनल फिस्टुला में किसी भी प्रकार का कोई और फीचर्स देखने को, जब आप यूरिन करते हो तो ही देखने को मिलता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब यूरिन करोगे तो ब्लेडर का वॉल खुला तो अब दोनों का रास्ता सेम हो गया, नहीं खुला तो क्या दिक्कत है भाई? आपकी ब्लेडर टोन ठीक है, डायफ्राम मसल्स काम सही कर रही है, आपके ब्रेन रिफ्लेक्स ठीक है, स्पाइनल कोड डैमेज नहीं है, अगर रिफ्लेक्स एक्टिवेट है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर ब्लेडर में रिफ्लेक्स है, अगर फिस्टुला है, तो ये ब्लेडर का इस वेजिना के साथ में कनेक्शन है, तो यूरिन जो ही भरेगा इसमें चला जाएगा। तो आपका ये चाहे ढक्कन खुला हो या बंद हो, कोई फर्क है इंस्पेक्टर का मतलब ये जो टोन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्लेडर में थोड़ा बहुत यूरिन आएगा, रेजिडुअल कैपेसिटी ऊपर जाएगा और उसमें चला जाएगा। क्या समझ में आई? तीनों बातें थोड़ी थोड़ी आई समझ में? नॉर्मल यूरिनेशन एक में हो सकता है, एक में नहीं हो सकता, और एक में ड्रिबलिंग भी नहीं होगा। तीनों क्या अलग अलग साइन है, लिखो। हो गया? लिखा? नहीं? ठीक है, बढ़िया। हम्म, हो गया। तुम 2.5 घंटे लिखने में लगाते हो, एक चीज हमारे नोटिस में ये आई है कि जितना टाइम तुम समझने में लगाते हो उससे ज्यादा टाइम तुम लिखने में लगाते हो। पूरा टॉपिक तो समझाते आधा घंटे में, लिखने में लगाओगे 1.25 घंटे। तो ऐसे क्या लिखते हो? आप में से इतने कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं, ऐसे कौन कैंडिडेट है जो ये बता सके कि अगर हमें डायग्नोस करना है किसी को यूरेट्रोवेजिनल फिस्टुला है या वेसिकोवेजिनल फिस्टुला है या फिर यूरेथ्रोवेजिनल फिस्टुला है, कैसे डायग्नोस करेंगे? कैसे, मतलब कैसे डायग्नोस पता कैसे चलेगा? अगर कोई समझा सकता है तो मुझे एक मिनट समझे, आप समझा दो, समझो है कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट तो दे देंगे, बट कैसे? पहले उनसे पूछता हूँ, फिर आप। मुझे पता है एकदम सही आंसर आएगा नहीं किसी से भी, आपसे भी नहीं आएगा, तो आप देखो सो मत। कॉन्ट्रास्ट तो बोल दिया, कॉन्ट्रास्ट में आउटपुट क्या चेक करें? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताओ। हाँ, तो नहीं उसका छोड़ो, आप इसी का ही बताओ। ये आपने कौन सा बताया, कौन से फिस्टुला के असेसमेंट के लिए है? और वैसे ही ओरिजिनल फिस्टुला के लिए इसमें भी है ये। और अगर यूरेट ओरिजिनल फिस्टुला पता करना है तो यूरेट ओरिजिनल आईवी से कैसे पता चलेगा? हाँ,
ये थोड़ा जमा नहीं है, ठीक है, बट जमा नहीं। कोई और उधर से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, यूरेटर वेजाइनल फिस्टुला कैसे पता करें? हाँ मैम आप बताओ, देखते हैं। यूरेटर में कैसे इंसर्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे? नहीं यूरेटर में इंसर्ट क्या बताओ, ये आंसर बताओ, कैसे इंसर्ट करेंगे यूरेटर में? यूरेटर में स्कोप ही नहीं होता, सिस्टोस्कोप ब्लेडर तक। एक्सरे में एग्जैक्ट पता नहीं चलता, एक्सरे में से पता चलता छोटा सा होल हो जाए। हाँ डाई करके कर सकते हैं, इसके अलावा बताओ, ये आईवी के अलावा बताओ, आईवी से पता चल गया, आपने ओरल दे दिया, आईवी दे दिया, और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहां से हो जाएगा, सही बात है आपकी। आईवी के अलावा बताओ लोकल, जो चॉइस है आजकल, जो लोकल की चॉइस है, कैसे? कोई कैथेटराइजेशन से ब्लेडर तक ही जाएगा, सिस्टोस्कोपी ब्लेडर तक जाएगी, ठीक है बढ़िया है, बोल रहे ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो आप सभी, बट सही एकदम सेट नहीं हो रहा। आईवी वाला सही है, कहीं पर भी हमारे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो डाई डालो, वो ठीक है, लेकिन लोकली ज्यादा करते हैं, कैसे है? एग्जाम्पल के लिए ये यूरेटर है, ये ब्लेडर है, ये यूरेटर है, ये ब्लेडर है, ये यूरेटर है, ये वेजिनल कैनाल है पूरी। वेजिनल कैनाल में अपन 3 टाइप के स्वैब रखेंगे, कितने स्वैब रखेंगे? 3। एक रखेंगे यूरेथ्रा के लेवल पे, कहाँ रखेंगे? एक रखेंगे ब्लेडर के लेवल पे, और एक रखेंगे यूरेटर के लेवल पे। कितने स्वैब रखेंगे? 3 स्वैब रखेंगे। इसको बोलते हैं लोअर स्वैब, मिडल स्वैब, अपर स्वैब। और फिर हम पेशेंट के लगाएंगे पॉलिश। पॉलिश के बिना तो डाई कैसे इंसर्ट करेंगे ब्लेडर में? पॉलिश लगाएंगे, और पॉलिश में अपन कॉन्ट्रास्ट डाई क्या करेंगे? ब्लेडर में डाल देंगे। तो ये पॉलिश लगाया यूरेथ्रा के थ्रू, और हम इसमें मेथिलीन डाई, जो कि ब्लू कलर की होती है, कैसी होती है? कोई भी डाई मेथिलीन डाई ब्लू कलर की होती है। ये डाई किसमें डाल दी? इसमें। ये इसमें अंदर पानी है, यूरिन है, और साथ में क्या है? डाई है। अब हमें पता करना है कि फिस्टुला कहाँ है, तो पता हो जाए, या तो फिस्टुला है ब्लेडर और वेजिना के बीच में, या फिस्टुला है यूरेथ्रा और वेजिना के बीच में, या फिस्टुला है यूरेटर और, अब देखो सीधा फंडा है, अगर ये वाला ब्लू हो रहा है, अगर वेजिना वाला स्वैब ब्लू हो रहा है, आपने डाई किस में डाली? वेजिना में या ब्लेडर में? ब्लेडर में। अगर बाई चांस ये वाला ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब फिस्टुला या तो ये है या तो ये है, क्योंकि ये ब्लू इससे भी तो हो सकता है ना, तो या तो ये है और या ये है। और अगर ये ब्लू हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि फिस्टुला किसमें है। क्यों? ये ब्लू होने से कैसे पता चला कि आपने डाई इसमें डाली? अगर इन दोनों के बीच में ओपनिंग है तो यूरिन किसमें आएगा? इसमें आएगा, तो ये गीला हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा। अगर मिडल स्वैब वेट हो रहा है तो ब्लेडर वेजिना का फिस्टुला है, अगर मिडल स्वैब वेट हो रहा है तो फिस्टुला किसका है? भाई नॉर्मली सीधी बात है। और अगर लोअर वेट हो रहा है इसका मतलब यूरेथ्रो वेजिनल फिस्टुला। इसका कैसे पता चलेगा? आपने डाई किसमें डाली? ब्लेडर में। अगर ये वेट हो रहा है लेकिन ब्लू नहीं हो रहा है, तो यूरेथ्रो वेजिनल फिस्टुला है। वेट हो रहा है, ब्लू नहीं हो रहा है, इसे क्या समझे? इसे क्या समझे आप? इसे ये समझे कि दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसका मतलब यूरिन की वजह से वेट हुआ और ब्लू नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लू होगा कैसे? हमने डाई तो यहाँ तक ही डाली है, ब्लेडर में डाली है, तो अपर स्वैब सिर्फ वेट होता है, ब्लू नहीं होता है, इसका मतलब यूरेथ्रो वेजिनल फिस्टुला है। अपर स्वैब ब्लू नहीं होता है, किसमें? यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला में। और अगर फिस्टुला ही नहीं है तो अपर वाला ड्राई ही रहेगा, वेट ही नहीं होगा। अगर वेट हो रहा है इसका मतलब कौन सा फिस्टुला? कौन सा? और अगर ये वेट, इसमें देखा वेट प्लस ब्लू दोनों है, क्योंकि इसमें डाई डाली हुई है ब्लेडर में, तो वेट प्लस ब्लू दोनों है, तो वैसे को वेजाइनल वेट प्लस ब्लू दोनों है, तो इसका मतलब वेट प्लस ब्लू यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। अगर ये वेट प्लस ब्लू कलर हो रहा है, इसका मतलब वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ये वेट हो रहा है प्लस ब्लू नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिस्टुला है। और फिस्टुला नहीं होता तो वेट ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है फिर तो स्वाब गीला तो हो रहा है बट उसमें ब्लूनेस नहीं आ रही कलर में, इसका मतलब ये यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला है। क्या ये बात पहले पड़ी? सिंपल है, जहां मेथिलीन डाई ब्लू ही है, डाई नहीं है तो कहां से ब्लू होगा? क्योंकि डाई तो हमने ब्लेडर तक ही डाली है, समझे क्या? जहां डाई जाएगी वो ब्लू करेगा, और डाई ब्लेडर तक ही जाती है, तो ब्लेडर वाला मिडल तक ही होता है, अपर वाला नहीं होता। सही है क्या? लिखवा दूं? लिखवा दूं? बोलो आया ना? लिखवा दूं क्या? ये समझ में तो आ गया? सिंपल है। और आईवी भी करते हैं, आप किडनी का पता करते हैं, किडनी में कहां पर ट्यूमर है, पता करते हैं कि पेंक्रियास में कहां पर इन्फेक्शन है, आप पता करते हैं कि बाइल डक्ट में कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है। कहीं पर भी ट्यूमर और ऑब्स्ट्रक्शन का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहीं पर भी बॉडी में कोई कैविटी में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? वो भी कर सकते हैं। कैसे? अरे ट्रेक की वजह से फिस्टुला की सर्जरी हो जाती है, ठीक है, सर्जरी के बाद में हम डाई टेस्ट करते हैं कि दोनों आपस में अलग अलग हुए कि नहीं हुए, डाई टेस्ट बोलते हैं उसको। कैसे करते हैं वो तो देते हैं, चलो आईवी भी देते हैं, ओरल भी देते हैं, एनजी से भी देते हैं। गैस्ट्रिक रूट का कोई पता करना है तो हम ओरल देके पता कर लेते हैं, और आईवी भी करते हैं। अरे किडनी में कहीं पर ट्यूमर है, कैसे पता करेंगे? आपको पता है एमआरआई और सीटी 2 टाइप की होती है, एक नॉन कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट। नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है वीडियो, जस्ट वीडियो,
एक होता है फोटो, आप कहीं पे खड़े हो इमेज फोटो ले रहे हो, वो होता है एक्सरे। अगर आप फोटो नोकिया वाले फोन से ले रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे। अगर आप ये ओप्पो से लेते हो उसको बोलते हैं डिजिटल एक्सरे। ये तो हो गया एक्सरे। अगर आप कहीं खड़े होकर वीडियो बना रहे हो तो ये हो गया सिटी। वीडियो में क्या हो गया? सिटी। अगर आप किसी को, एक पर्सन को छोड़ के फिर वीडियो किसी और का बना रहे हो, उस पर्सन को छोड़ रहे हो, इस पर्सन का रेस्पॉन्स, इस पर्सन की प्रति क्या है, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट वीडियो। कैसे? एक पर्सन ऐसे खड़ा है, अब आपको पता करना है कि ये किसको देख रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो फिर क्या करोगे आप? एक पर्सन को छोड़ोगे जिसको डाउट है कि तेरे को देख रहा है शायद, उसको बिल्कुल उधर जा, उसके सामने देखो उसका फेस है, तो फिर वो खड़ा है, आप वीडियो बना रहे हो ऐसे, और वो ऐसा पहले ऐसे खड़ा था, फिर जो ही उसने देखा इधर से कोई आ रहा है, फिर वो ऐसे करेगा धीरे। इसमें तो कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब है जिस रास्ते से कॉन्ट्रास्ट जाएगा जहां अब्स्ट्रक्शन होगा वो रुक जाता है, रुकता है नहीं रुकता। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है आप कॉन्ट्रास्ट डाल के वीडियो बना लो, वो दिख जाएगा जाता हुआ, कहां रुका, इसका मतलब वहीं पर दिक्कत है। तो नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिर्फ वीडियो बना रहे हो आप, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है साथ में वेलोसिटी देके आप वीडियो बना रहे हो। और एक एमआरआई की दो टाइप की, नॉन कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, थोड़े हाई लेवल के होते हैं, इसके अंदर उसके फंक्शन पता चल जाते हैं थोड़े इंटरनल की, क्या बात से तो ठीक है, अंदर से कैसा बदमाश नहीं है। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। एमआरआई सबसे ऊपर होता है पैट स्कैन। सबसे ऊपर क्या होता है? पैट स्कैन के अंदर मन भी पड़ा जाता है इंसान का कि ये क्या सोचेगा, आप क्या करेगा, अब इसके मन में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनाटॉमी सब कुछ पता चलता है पैट स्कैन से। पोजिशन एमिशन सोमोग्राफी है ना, ऐसे नाम होता है कुछ जो भी है। तो यहाँ पर आप देखना कभी भी, जैसे आपने नाम सुना होगा एमआरसीपी, नाम सुनिए एमआरसीपी, तो क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। एमआरसीपी का मतलब क्या है? पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट के बारे में पता कर। एमआरआई ऑफ पेनक्रियाज एंड बाइल, बस सीधा बोलते हैं, एमआरआई ना बोल के इसका नाम बदल दिया, ये गेस्ट्रो वाले नाम बहुत जल्दी बदल देते हैं। एमआरआई ना बोल के एमआरसीपी बोलते हैं, बस पेनक्रियाज और बाइल डक्ट की एमआरआई को एमआरसीपी बोलते हैं। आपने नाम सुना ईआरसीपी? ये दोनों कॉन्ट्रास्ट भी होते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट भी होते हैं। नॉन कॉन्ट्रास्ट में क्या करेंगे, मरीज को सुला के वीडियो बना लेंगे 5-10 मिनट का, वो एमआरआई कर लेंगे। और कॉन्ट्रास्ट के अंदर मरीज को आई भी देंगे कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रास्ट कहाँ रुक रहा है, इसका मतलब जहां रुक रहा है वहां पर दिक्कत है भाई, जहां पर ट्यूमर है। अगर ईआरसीपी का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है? दोनों ही सेम पर्पज के लिए है, दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है? ईआरसीपी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ईआरसीपी करने के लिए आप एक पोजीशन में पेशेंट को सुला के नहीं कर सकते, पेशेंट को मल्टीपल पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा सिक है, वेंटिलेटेड है, उसमें ईआरसीपी नहीं कर सकते। ईआरसीपी करने पे बाहर तक ब्लॉक भी हो सकती है, बिलिरुबिन का लेवल फर्दर बढ़ भी सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन है, जॉन्डिस हो सकता है ईआरसीपी से। ईआरसीपी का मतलब ये होता है, क्या नाम है, ई आर सी, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटो एंडोस्कोपिक, कैमरा डाल के रिट्रोग्रेड पीछे से घूमते घूमते, कोलेंजियो बाइल डक्ट पेनक्रिएटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ग्राफी मतलब यूटिलाइजेशंस। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे आप देखोगे अभी, ये पेशेंट का मुंह है, इधर से कैमरा डाला, कैमरा गया स्टोमक में, ठीक है, कैमरा गया ड्यूटेनम के डी2 पार्ट तक, ठीक है। अब कैमरा को इधर गया ड्यूट तक, अब डालेंगे इधर, तो ये गया इंस्पेक्टर ऑफ ओडी में घुसा, किसमें घुसा? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी नाम सुना है? क्या होता है? पेनक्रियाटिक का ओपनिंग ड्यूटेनम में खुलता है, उसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं, ढक्कन। उस ढक्कन में गया, फिर वहां से जाएगा इसमें, पेनक्रियाज के बारे में पूरा पता कर लेंगे, ऐसे यहाँ कैसे है, यहाँ कैसे है, सब अंदर ठीक है ना, एमाइलेज ठीक है, लाइपेज ठीक है, ट्रिप्सिन ठीक है, बाइकार्बोनेट ठीक है, कोलिसिस्टीन ठीक है, ठीक है, हाँ सब ठीक है, म्यूकस ठीक है, ओके, सारी ग्लैंड ठीक कर रही है। वापस आओ, इधर गया, फिर वापस बैक, बाइक आया, फिर यहाँ से इसमें, किसमें, बाइल डक्ट में, लेकिन तेरे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। फिर थोड़ा आगे आ जा, सिस्टिक डक्ट में, गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर आ जा, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, मरीज को घुमाना पड़ेगा नहीं घुमाना पड़ेगा? इसमें हो सकता है बाइल डक्ट ब्लॉक हुई तो जॉन्डिस हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका कॉम्प्लिकेशन है, बिलिरुबिन फर्दर और ज्यादा बढ़ सकता है ना, थोड़ा सा। तो वैसे इसमें क्या करते हैं, मरीज को 31 मिनट पहले आईवी दे देते हैं, कॉन्ट्रास्ट आईवी दे देते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट आईवी दे दिया, अब माना कि किसी को पेनक्रियाज में यहाँ पर दिक्कत है, डक्ट ब्लॉक है, और फिर आप ये चेक कर रहे हो तो वो डाई यहाँ रुक जाएगी, और फिर आप उसका फोटो खींच लेंगे, उस ईआरसीपी में आ जाएगा, अच्छा ये हो रहा है, समझ आई? अगर यहाँ पर कोई बाटा भरा हुआ, बाटा समझते हो, बाइल डक्ट स्टोन, तो यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ पे फोटो ले लेंगे, किधर यहाँ पे दिक्कत है, किसी डक्ट में दिक्कत है, यहाँ पे रुक जाएगी डाई। हाँ समझ में? क्यों ध्यान दे रहा हूँ, मुझे क्या लेना। तो चलो, मेथिलीन डाई के 3 स्वैब टेस्ट करते हैं, 3 कॉटन के स्वैब लेते हैं, कॉटन के वेजिनल कैनाल में रखते हैं। पहले वाला हाई स्वैब बोलते हैं, दूसरे वाला मिडिल स्वैब बोलते हैं, तीसरे वाला डाउन स्वैब बोलते हैं। पहले वाला यूरेथ्रोवेजिनल फिस्टुला के लिए होता है, दूसरे वाला वेसिकोवेजिनल फिस्टुला के लिए होता है, तीसरे वाला यूरेथ्रोवेजिनल फिस्टुला के लिए होता है। ये तो हो गया पहले वाला स्वैब, वेट हो जाए बट डाई नहीं हो, डाई मतलब ब्लू कलर, तो इसका मतलब कौन सा फिस्टुला है, यूरेथ्रोवेजिनल। सेकंड स्वैब बीच वाला गीला भी हो जाए और ब्लू भी हो जाए, इसका मतलब ये है। तीसरा वाला यूरेथ्रोवेजिनल फिस्टुला गीला भी हो जाए और साथ में ब्लू भी हो जाए, नीचे वाला डाउन स्वैब, ये हो गया टेस्ट। आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, एकदम सेट है, जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे लिखना है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ईआरसीपी
आए बड़े यार सीबी है ना, ER सीबी कैसे नाम है ER सीबी। जब किसी पेशेंट का हम कॉन्ट्रास्ट टेस्ट करते हैं किस किस चीज की एलर्जी चेक करते हैं, सी फूड, सी फूड आयोडीन, हाँ एग, और सेल्फिश, सेल्फिश आयोडीन सी फूड एग, ये चारों चीजें हम वेबसाइट, सॉरी नहीं रखते, वेबसाइट नहीं रखते ना, मतलब कहने का मतलब इन चारों की एलर्जी है तो भी कॉन्ट्रास्ट टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डाई इन चारों में से किसी की बनी होती है ना, इसीलिए जिसको एग एलर्जी है उसमें भी नहीं करते कॉन्ट्रास्ट कोई भी टेस्ट, जिसमें आयोडीन एलर्जी है, जिसमें सी फूड एलर्जी है। बैड साइड कौन सा इंजेक्शन रखते हैं, अगर किसी का कॉन्ट्रास्ट टेस्ट करते हैं कि मैं हूं एनाफाइलेक्स तो मेरा एड्रेनलिन प्रिय है, इसका मतलब क्या है ऐसा, ऐसा ऐसा मैंने कहीं लिखा पढ़ा कहीं मैंने देखा कि एनाफाइलेक्सिस का एंटीडोट क्या है, एड्रेनलिन। तो कॉन्ट्रास्ट का जब भी एलर्जी होगा तो क्या होगा, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, और किसी भी कॉन्ट्रास्ट का एंटीडोट एड्रेनलिन। तो बैड साइड कौन सा इंजेक्शन, एड्रेनलिन। क्या बनना है तो एड्रेनलिन बनो, एनाफाइलेक्सिस बनने में क्या रखा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन एनाफाइलेक्सिस के बिना पता क्या चलेगा सेंसिटिविटी क्या होती है, टाइप 1 सेंसिटिविटी होता है एनाफाइलेक्सिस या टाइप 4, टाइप 2 3 4 या 1, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कौन सी टाइप की एलर्जी होती है? तुम इतने, बहुत बढ़िया वेरी गुड है, ठीक गुड, बहुत बढ़िया टैलेंट है भाई सब में। सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस कौन से टाइप की एलर्जी है? सच में नहीं पता, और सीधा एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो नॉर्थ साइड में सीरम सिकनेस कौन से टाइप की एलर्जी है, आर्थस रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस दोनों टाइप थर्ड रिएक्शन है, टाइप हेमोलाइटिक रिएक्शन टाइप 2, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन टाइप 1, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4 है। हाँ तो डिले मतलब लेट, लेट मतलब धीरे, धीरे मतलब सबसे लास्ट मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर कह रहा हूँ ना, जल्दी लिखो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक हो गया आपका, क्या हो गया, क्या हो गया, डाइट टेस्ट, कौन सा टेस्ट, अरे लिख लिया क्या, आगे बढ़े, मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, सिस्टोस्कोपी से कंफर्म कर लेंगे, और भी एक बार सिस्टोस्कोपी करने से ब्लड लेवल कितना का कंफर्म हो जाता है, सर्जिकल रिपेयर करेंगे, सर्जिकली इसको रिपेयर करना पड़ेगा, फॉलिस यूज करना कम से कम 2-3 महीने तक, 2-3 महीने तक किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं लगना पाए आफ्टर सर्जरी, नो प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कितना टाइम, ये हो गया आपका फिस्टुला रिपेयर एंड नर्सिंग केयर। नेक्स्ट लिखो, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ऑनलाइन वालों को भी पता है, टाइप थर्ड सीरम सिकनेस, टाइप 2 वन सब, टी सेल किसमें अफेक्ट होती है, टाइप 4 में टाइप 1 में है, टी सेल और बी सेल पता है, दो सेल होती है हमारी बॉडी में, टी सेल इम्यूनिटी जिसको सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं, बी सेल इम्यूनिटी जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ टी सेल किसमें ज्यादा अफेक्ट होती है, टाइप 1 2 3 4, एड्स में कौन सी सेल अफेक्ट होती है, टी सेल, एड्स एक्यूट डिजीज है क्रोनिक, तो टाइप 4 रिएक्शन में टी सेल अफेक्ट होती है, एनाफाइलेक्सिस में बी सेल अफेक्ट होती है ना। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट क्या है, इनफर्टी, लगाओ हेडिंग लगाओ, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, कंसीव नहीं हो पाना, डेफिनेशन पूरी पूरी बताओ पहले,
क्या डेफिनेशन है? मुझे भीड़ में कुछ पता नहीं सुनाई दे रहा है। क्या है इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन? मैम हाँ बताओ। हाँ, विदाउट एनी, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव। इस डेफिनेशन में कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? इनकी डेफिनेशन ये है, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कोई तो एक साल बाद भी कंसीव नहीं कर पाना, इनफर्टिलिटी। इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? कुछ ऐड करना चाहोगे? एलिजिबल कपल का, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल कपल का एक साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट के बाद भी, अनप्रोटेक्टेड का मतलब विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, एलिजिबल कपल का एक साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट के बाद भी कंसीव न कर पाना इनफर्टिलिटी है। व्हाट इज एलिजिबल कपल? ऐसा कपल जिसमें फीमेल की एज 15 से 45 हो। कितनी हो? ऐसा कोई भी एक्टिव कपल जिसमें फीमेल की एज मोर देन 15 एंड लेस देन 49 का ऑप्शन है। 49 ऑप्शन में नहीं हो तो 45 भी मानते हैं आजकल बुक में, बट राइट आंसर है 15 से 49। ऐसा कोई भी कपल एलिजिबल कपल को बोलते हैं जो चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, सेक्सुअली एक्टिव होता है और किसी प्रकार का कोई टर्मिनल या कोई टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं है, उसमें नाम देते हैं। तो क्या लिखा हुआ? फेलियर टू कंसीव within 1 or more years after regular unprotected concept by eligible couple. एलिजिबल कपल, एलिजिबल कपल का रजिस्टर कहां पर मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर में काम करने वाले सबको पता होता है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, सबको, क्योंकि सब सेंटर का काम यही है। एलिजिबल कपल का रजिस्टर सब सेंटर पे मेंटेन किया जाता है। सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी उनका और नाम बदल दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम कर दिया? पीएचसी, और सब सेंटर का नाम बदल दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कलर कैसा होना चाहिए? येलो। ये भी गवर्नमेंट का निर्देश है, येलो कलर। स्कूल की बस का कलर कैसा होता है? कोई येलो। ऐसे क्यों? स्कूल की बस का कलर येलो ही होना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है। येलो कलर दूर से भी दिख जाता है, आ रही है स्कूल वाली बस, बाल वाहिनी। कौन सी वाहिनी? क्या भारत का भविष्य आ रहा है? कोई मोदी जी बैठे हैं, कोई मनमोहन सिंह बैठे हैं, कोई द्रौपदी मुर्मू बैठी है अंदर है, मतलब अंदर फ्यूचर, मतलब ये इंडिया का फ्यूचर है। पता थोड़ी चलता पहले, पहले पता चलता क्या? मैं जब पढ़ता था ना, तो ऐसा मेरे को किसी ने ऐसे बोला था एक दो बार, ऐसे ऐसे बैठ के पढ़ता था मैं, मतलब जो लोगों को लगना चाहिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ जानबूझ के, ऐसे ऐसे बैठे बैठे कहीं बातें कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे बातें कर ली। जैसे अभी दिसंबर का महीना है तो भयंकर धूप आती है, आपको पता है सामने, तो मैं ऐसी जगह बैठता था सामने, जैसे गाँव वाले सब काम पे जा रहे हैं, मैं घर के बाहर बाहर बैठा हूँ, सुबह सुबह वो सब कर लिया, तब समझते हो। थोड़ी देर बाद तब कर लिया, थोड़ी देर बाहर बैठ गया, थोड़ी देर बातें की, बात अच्छी लगी, उधर चला गया, 4-5 लोग बैठे हैं, थोड़ी देर 1 घंटा यहाँ बैठ गया, नीचे बैठ के पढ़ रहा हूँ। वो बोल रहे हैं ये दिखावाबाजी कर रहा है, इसको पढ़ाई करना नहीं बोलते। मैंने कहा दिखावाबाजी तो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उनको आज तक ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन तुक्के से हुआ है, सबको यही लगता था गाँव में, इधर वालों को तो नहीं लगता, गाँव में लगता था। जब मैं सिलेक्शन हुई ना, किसी किसी को तो इसमें जरा किसको डाउट है पता है? सबको डाउट है कि यही डाउट रहना चाहिए, भगवान के ऐसे ही डाउट रहे बस। तो उसको तो कभी डाउट नहीं, उसको तो पता है इनके जैसा दुनिया में नहीं है। तो बस जो आए वाले उसको वाले कैसे लोग उसको, उसको डाउट कभी नहीं हो सकता। उसको डाउट है ये है कि इतना भेजा आया कैसे, किसने भेजा इतना। जैसे ही हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे चाचा, हमारे ताऊ जी के भाई जी के ताऊ जी, चाचा जी के, मतलब ब्लड रिलेशन वाले परिवार होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आपके सिलेक्शन। खुशी नहीं होती कभी भी, मैं बता रहा हूँ, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। खुशी किसको होती है? सुनना, ये आपका घर है, इसके चारों तरफ आपके जो पड़ोसी है, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, किसी और कम्युनिटी से है, उनको होता है हैप्पीनेस आपके सिलेक्शन से, तो मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और जो आपके रिलेटिव, आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, जब भी हमारी बात आई है, बेवकूफ वहां पढ़ने गया, वहां तो डांस कर रहा है। हमारा जब डांस का शौक था ही, जब हम पढ़ने गए थे ना कोचिंग वोचिंग करने, तो लास्ट फेवरल था, उस दिन हमने पूरे दिन प्रोग्राम था, सुबह 8 से शाम को 8 बजे से फुल डांस किया। मेरे साथ 5 लोगों से मैंने आपको बताया, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ और वीडियो पोस्ट स्टेटस लगाए, तो इनमें से एक लड़का ऐसा था, तो जीएनएम सेकंड ईयर पास करके मेरे साथ जबरदस्ती चला हुआ था, नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। मैंने ठीक है, तो थर्ड ईयर में आया, सेकंड ईयर में चला था साथ में कोचिंग, उसने स्टेटस लगा दिया, वो गाँव का ही था। गाँव वालों ने देखा, मैं बाबा को बताया कि बेवकूफ, ये आपने पैसे इधर उधर से अरेंज करके लोगों से ब्याज से ला के दिए, और ये क्या कर रहा है, वहां जाके डांस कर रहा है, ऐसे छमक छलो टाइप, ऐसे अलग अटपटा टाइप, फुल एंजॉय, मतलब डांस, मुझे याद है तारीख।
तो वो डांस कर रहा है। तो मेरे को एक दिन उसी दिन शाम को मेरे को आना था, पापा का कॉल आया, पवन बोला मेरे को पता है तू पढ़ रहा है, मुझे इस प्रकार का कोई डाउट नहीं है, लेकिन पापा ने बात बोली कि जब तक हमें पता नहीं लग जाए ना कि हम सक्सेस है, तब तक अपने एंजॉयमेंट की चीजें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बेसिक बात कही जो मुझे आज तक याद है कि आपने कितना एंजॉय किया हो। गांव वाले मौका देखते हैं कि बाई चांस से सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको ये मौका मिल जाएगा कि ये पढ़ने गया ही नहीं था, ये तो डांस कर रहा था। और गांव के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ तो क्लास है, क्लास में तो पता है लड़के भी बैठे लड़कियां भी बैठे, और बाई चांस आप साथ में भी ऐसे चल रहे हो, डांस तो बहुत दूर की बात है, गांव में तो एक न्यूज बन चुकी है, बैंड बन जाती है नहीं जाती, और बनती है, अरे छोरियों के साथ डांस करते हैं। मैंने कहा कैसे लोग हैं भाई, मेरे को तो भाई बाबा कुछ नहीं बोला सब, मैं समझ गया, मेरा डांस वास ठीक है मान लिया, मुझे पता है तो पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उनको तो लगेगा ना कि यार भाई चाहूँ तो आके कोई बोले कि तुम्हारा बेटा अजान मुझसे बोलते कोई, अरे वो उसका डांस सीखा, तो जान बोलते गाँव वाले ऐसा काम क्या है, बैठे हैं सुबह सुबह ऐसे तब कर रहे हैं, जान बुझ के वीडियो चलाएंगे अपने घर वालों के सामने, चलेगा अरे ये कौन है, अरे ये तो ये मुकेश है, अच्छा आ जा इधर, ऐसे करके दे देना दिन, तो ऐसे मतलब माहौल बनाने का काम है, अपना तो ठीक था, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती ना, तब तक हमारे जो भी एंजॉयमेंट है वो पर्सनल है, और जो सिलेक्शन हो जाता है धक 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 फुल, फिर लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये पढ़ नहीं रहा था तुक्के से हुआ है, फिर बाद में कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पहला सिलेक्शन हुआ ना ऐसे बोला तुक्के से हुआ है, प्योर तुक्का है, एकदम घोर तुक्का है, और एक दो तो इतना गया भी का आदमी है, तो कैमरे सामने बोल रहा हूँ गया भी का आदमी है, वो बोला इतना हुआ है सिलेक्शन, मैं जिप में ज्वाइन किया जानबूझ के, बहुत सारे मेरे यहाँ सिलेक्शन हो रहे थे, लेकिन मैंने जानबूझ के जिप में ज्वाइन किया कि इस बहाने से अपन 3 महीने बाद घूम के आ जाएंगे, मेरे साथ में बोला कैसे आओगे घूम के, वापस सिलेक्शन नहीं हुआ तो जितना हो रहा है सब छोड़ रहा है बेवकूफ, साउथ इंडियन जा रहा है उधर, फिर वापस नहीं हुआ तो जिंदगी में मैंने कहा अपना दिल्ली हमसे पेपर है अक्टूबर में हो जाएगा 2018 में अपना जाएगा इधर, तो मैं उधर गया 4 महीने वाला 6 महीने में इधर आ गया, लोगों ने बोला सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ था, घर को पागल बनाने के लिए मैं उधर घूम रहा था, मैंने कहा ठीक है वेरी गुड अच्छी बात है चैलेंज तो है ना, फिर दिल्ली हम ज्वाइन किया, जोधपुर का वैकेंसी ड्यू पड़ा था 2 साल से, फिर 18 में जोधपुर हम दिल्ली हम ज्वाइन किया, फिर बोला वहाँ सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ, फिर दिल्ली हमसे यहाँ आया 2 साल बाद, तो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, तो वहाँ सिलेक्शन तो हुआ था, यहाँ से आने के लिए 15 लाख रुपए जमा करवाना पड़ता है बॉन्ड, तो आज से जितने कमाए सारे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, इसका मतलब मेरे पास 15 लाख थे, इसका मतलब 15 लाख थे ना, मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, ऐसा होता है, तो अभी भी बाई चांस भी कोई मौका आ जाए ना तो कोई स्टार्ट करना, आप में से भी है कुछ 5-7 लोग, वैसे हमारे गाँव में जैसे आप में से 5-7 लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं गाँव में भी ऐसे 5-7 है, उनको लगता है कि एक नंबर का झूठा है, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाई चांस तुक्के से हुआ है, ऐसे ही हुआ है, झूठ है, सिलेक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा है, 45,000 रुपए मिलते हैं, उनमें से 20% खर्चा हो जाता है, लोगों से किराए पे लेके कार लिया, थोड़े दिन बाद में बिक जाएगी, लोन पे गाड़ी कितने दिन रहती है, मैंने मैं कहता हूँ प्लीज 10,000 रुपए उधार देना, तो कहता बिल्कुल मैंने बोला था ना इसके पास कुछ नहीं है, सही है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, किसी को इतना नहीं बताना चाहिए कि मैं भयंकर पढ़ रहा हूँ, ये भी एक सही है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि 100% जॉब लगेगी, बाई चांस किसी कारणवश हमारी हेल्थ खराब हो जाए नहीं लग पाए बाई चांस, तो लोग मौका चुकेंगे नहीं कि पढ़ ही नहीं रहा था, तो जब तक हमें तो करता है ना वो कभी कहता नहीं है, तो चुपचाप मेहनत किए जाओ, जब लग जाए फिर ढक्कन खोल दो, ये देख लो ये अपने पास पड़े सारे, पहले कुछ नहीं पता, तो मैंने जब तक तैयारी कर रहा था मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, खूब मेरे को रिवॉर्ड भी मिले, खूब पैसे भी मिले, तैयारी के टाइम भी मिले, लेकिन किसी को नहीं बताया कि मैं पढ़ रहा हूँ, रैंक आ रही है, खूब रैंक, जब तक ज्वाइन नहीं किया बताया नहीं, और इवन जब तक जोधपुर ज्वाइन नहीं किया तब तक ये नहीं बताया कि मैं जोधपुर के लिए कुछ पढ़ भी रहा हूँ, इतना सा भी, मैंने कहा कहाँ जोधपुर होगा, 2020 आ गया है, अपन पढ़ाई छोड़ दी, हमारा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता सिलेक्शन, हमारा नहीं हो सकता, देखेंगे अपन वही रहेंगे घूमते फिरने आते रहेंगे, छुट्टियां खूब मिलती है, जब तक हमारा नहीं हो जाता ना, लोगों को पहले रिलीफ पॉइंट नहीं देना है कि नहीं अपना तो पक्का है, अपना नाम लिख लो, ये सिर्फ 1-2 लोगों को जरूर बताना है ताकि मन की भड़ास निकल जाए, जो आपके सबसे खास हो, और जो आपसे भी ज्यादा क्राइसिस से गुजरे उनको बताना है ताकि वो किसी को कहेंगे नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है ये हमेशा आगे पढ़ेगा, उनको बताओ कि मैं ऐसे बनूंगा एक दिन, मैं एक दिन कोचिंग टीचर बनूंगा, मैं एक दिन ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, और गाँव वालों को बोलो मेरे को कुछ नहीं आता, सुई लगाना सीख रहा हूँ, कैमरा आउट होता है, ऐसे चलाते रहो, ठीक है लाइफ। तो इनफर्टिलिटी का मतलब यही है, सक्षम व्यक्ति को प्रयास करने पर भी रोजगार न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है, बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है, बेरोजगारी की डेफिनेशन यही है ना, यही है नहीं है, ऐसे कह रहे हो, आपने पढ़ा नहीं 10 क्लास में 10th में सोशल साइंस सेकंड, तो वही तो था, तो वही है ऐसा कोई भी बंदा जो मेहनत करे फिर भी रोजगार न मिले वो बेरोजगारी है, और बाई चांस इस रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, लिख लो इटियोलॉजिकल, जिसे इलाज करवा लिया उसके बाद रोजगार नहीं मिल रहा, नॉर्मल होता है वो स्टेरिलिटी होता है, डिजीज होता है वो इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है, हाँ बजा बजा बजाने दे, बाजन दे बजा, जीएसटी किस पे लग गया, तुम्हारी कार पे, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लग गया, राजस्थानी को आप जानते नहीं हो, वहां जाके भी बोलता है मक्की का आटा 10 रुपए किलो, दो को 5-4 रुपए लेता है, शर्म नहीं आता, जो उसके साथ जा रहा है वो भाग जाएगा कि ये इसके लिए लड़ रहा है, मेरी क्या केयर करेगा, तो हाँ मैं और रमेश सर गए, खुद ने बोला पॉपकॉर्न कितने का, 490 रुपए का, कहा भाई मैं और रमेश दोनों साथ से मुंह से निकला एकदम साथ में, तेरे को 15 रुपए किलो मक्की है, तो कह रहा कहाँ से आए हो, मैंने कहा 15 रुपए किलो जहाँ पे मिलती है वहां से, तो मैंने कहा चलो गेट आउट, मैंने गेट आउट नहीं पैसे दिए भाई पुष्पा, तो रमेश सर बोला देखो सर पॉपकॉर्न के बिना मूवी का मजा तो नहीं है, कुछ भी बोलो आप,
तो बोला सर, बोला ठीक है, चलो लिख लिया आपने, लिख लिया क्या? सर ओके ठीक, आगे बढ़े। टाइप, एक प्राइमरी और एक जो जिंदगी में भी कभी भी कंसीव नहीं कर पाए, तो उसको कौन सा इनफर्टिलिटी? पहले कंसीव किए थे बट अब कंसीव नहीं कर पा रहे, कोई और कुछ भी रीजन हो गया होगा, तो सेकेंडरी। ऐसे ही है दुनिया, पढ़ाई करते जाओ चुपचाप, पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तब तो आए मौज, लोगों को कह दिया हम बनेंगे कलेक्टर, बाद में बन रहे हैं टिकट कलेक्टर, तो अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून वो होता है, अभी एक राजस्थान में एक पर्सन रिटायर हुआ था, ये सर क्या है, खूब सारे रिटायर होते हैं, एक पर्सन वॉलंटियर क्या वाइफ के लिए, और वो वाइफ एक्सपायर हो गई, कहाँ पर? रिटायरमेंट प्रोग्राम में जब वो माला पहन रहे थे, और उस टाइम ये बोल रहे थे कि मैंने हमारी अर्धांगिनी के लिए रिटायरमेंट लिया, इनकी केयर करूंगा, उसी टाइम उससे एम आ गया, क्या माइक ब्लू करो, उसी टाइम उसको क्या आ गया, एम गिर गई और एक्सपायर हो गई। ऐसी भी लाइफ होती है, देखो आप उसने ऐसा सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा, उसने कितना खुशी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया कि अब हम आराम से रहेंगे, हमारी लाइफ क्या होगी। लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए ज्यादा लंबे प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, मैं 30 साल बाद ये करूंगा, तेरे को 30 सेकंड बाद क्या होगा पता है तुझे, 30 साल बाद ये करेगा, पता ही नहीं चलेगा कब लुट गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्सन अभी रिटायर हुआ, मुझे याद आ रहा है, जब वो पर्सन रिटायर हुआ ना, उसकी रिटायरमेंट पे साइन किससे पता है? हायर अथॉरिटी होती है ना, जैसे आप कहीं रिटायर होते हो, जैसे हम रिटायर होंगे तो हमारे तो हेड होगा, डायरेक्टर होगा उसका, उसके साइन होंगे, होंगे कि जिस इंस्टीट्यूट से रिटायर होंगे, या किसी से होते हो मिनिस्ट्री से रिटायर होते तो मिनिस्ट्री के हेड के साइन होते हैं। तो वो पर्सन रिटायर हुआ, उसके रिटायरमेंट पे हायर अथॉरिटी कौन, उसके साइन किसके पता है? उसके बेटे के। अब बताओ इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट उसके लिए क्या हो सकता है? एक बाप रिटायर हुआ, उसकी रिटायरमेंट पे अथॉरिटी कौन है? उसका बेटा रिटायरमेंट करते समय अपने पापा को, मतलब उसकी आंखें भर गई होगी शायद, इसके पापा ने उसे पढ़ लिख के बढ़ाया, और वो बेटा इतना बड़ा बन गया कि आज वो हायर अथॉरिटी है, और उसने पापा के रिटायरमेंट पे साइन किए, और लड़का वो यही का ही है, जोधपुर। वो लड़का आईएएस है, उस लड़के का नाम है कनिष्क कटारिया। क्या नाम है? कनिष्क कटारिया नाम है लड़के का, वो आईएएस है, उसके पापा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं फर्स्ट ग्रेड थे, तो वो तो आईएएस है, तो इंचार्ज होगा, सीधी बात है, हालांकि उसके पापा बहुत बड़ी पोस्ट में, लेकिन वो तो आईएएस है, आईएएस तो बहुत बड़ा होता है, जिले का हेड होता है, तो उसने उसको रिटायर, सोचो एक पापा ने कभी सोचा था कि मेरा बेटा मुझे रिटायर करेगा हायर अथॉरिटी के रूप में, एज अथॉरिटी उसने साइन किया, कितनी बड़ी बात हो सकती है। और कनिष्क कटारिया का जब सेलेक्ट हुआ तो उसके स्टेटमेंट क्या था पता है? उसकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किसका है? लोग लड़कियों को बदनाम करते हैं बेचारे, उसका आईएएस जब सेलेक्ट हुआ ना, ऑल इंडिया उसकी शायद रैंक थी अंडर 5 ऐसा कुछ है, मतलब हाँ टॉप 1 to 3 में ही है। जब वो सिलेक्ट हुआ तो उसने बोला मेरे सिलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरी केयर की या मेरा साथ दिया तो वो मेरी, देख लो वही लोग ऐसे होते हैं। हाँ देखो, सब फर्टिलिटी 2015 की बात है। द टर्म सब फर्टाइल मींस लेस फर्टाइल, फर्टिलिटी का मतलब होता है चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी, है ना। सब फर्टाइल का मतलब नॉर्मल से कम, नॉर्मल से कम फर्टिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब फर्टिलिटी। तो कनिष्क कटारिया भी देखो, इनके जैसे भी बेटे हैं इस दुनिया में, और एक हमें बेवकूफ जैसे, हम सब एक जैसे हैं फिलहाल। होना तो ऐसा चाहिए कि मतलब पापा को इतना प्राउड हो, कैसा होना चाहिए कुछ, पर हम घर वालों को बोल के आते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं बाबा, फुल फ्रेश, पैसे भेज दो बस, आप आपका एटीएम हमें दे दो, पासवर्ड बता दो, हम सब चुका देंगे आपका कर्ज। क्या लेके आया भाई? प्याज टमाटर लहसुन वो भी है। अरे कांदे, वो भी 60 रुपए किलो है आज के दिन, जो कभी 1.5 रुपए किलो हुआ करता था। सबके भाव बढ़ते हैं। कैपेबिलिटी, एक डेफिनेशन और लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी विद इन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी, जैसे आप पढ़ते सुपर फेकुंडेशन, सुपर पेटिशंस, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 बार प्रेग्नेंट हो जाना, सुपर फेकुंडेशन। तो फेकुंडेबिलिटी का मतलब है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेग्नेंट होने की प्रोबेबिलिटी या कैपेसिटी, तो हम क्या बोलते हैं? फेकुंडेबिलिटी। लगभग हेल्थी यंग कपल की 20% होती है। ये 2-4 डेफिनेशन पढ़ लो, खत्म करो, फिर हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। दुनिया बहुत आगे है रे, तुम्हें लगता है कि ये प्याज 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 बेचने वाले भी हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, 3,000 रोजाना के कमा रहे हैं, और नर्सिंग के अंदर 3,000 कमाते कमाते टीबी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सच में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को टीबी, जो मेडिसिन में काम करते हैं ना, उसकी मोस्ट कॉमन दिक्कत है, हमारे डॉक्टर को 3-4 महीने में एक को टीबी होता है, जेआर को, जेआर को हर 3-4 महीने में एक को टीबी होगा पक्का। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 3 महीने में कोई डॉक्टर को टीबी ना हुआ हो, मेडिसिन वार्ड में आईसीयू में काम करने वाले, या मेडिसिन वार्ड या एचडी आईसीयू, डॉक्टर जेआर को बता रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर को शायद ना हो, और एसआर को ना हो, पर जेआर को जाता होता है, हर 3-4 महीने में एक टीबी होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हमें लगता है कि इजी है, वो बॉर्डर पे गोलियां खाते हैं, हम यहाँ पे दूसरी गोलियां खाते हैं, सेम ही है, वो एक गोली खा लेते हैं, हम रोजाना मरते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, कभी निमोनिया हो जाए, कभी क्या हो जाए। सबसे ज्यादा हेक्टिक सिचुएशन होती है आपको नाइट में जागना, अभी आपको पता नहीं चल रहा, जब हम यंग एज है हमारी बॉडी उसको क्या कर देती है, होम्योस्टेसिस कर देती है, जब हमारी 40-50 साल होगी
पता चलेगा हम रात को सोते नहीं थे। हमारी बॉडी का तो सिर्फ एक साइकिल रहता है ना, वो कहता है कि हमें 10 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठ जाना चाहिए, 6 बजे उठ जाना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट में जो भी करेंगे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं देगी, फिर हाइपरटेंशन, सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मेन जड़ लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल ये कहता है कि 10 बजे सो जाना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं नाइट ड्यूटी, नर्सेज सबसे ज्यादा, फिर वो बोलते हैं नर्सेज बेचारी काम नहीं करती, रात में सो जाती है। सो जाती है नर्सेज के क्या ब्रेन नहीं है क्या, मेलेटोनिन नहीं है क्या, तुम्हारी क्या सब कुछ, तुम बेवकूफ सोते रहते हो हर जगह। रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या होना चाहिए, बेसिक बात है। स्पर्म होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए बेवकूफ, हेल्दी स्पर्म जरूरी है। अब जब भयंकर नाइट एंड दिन में ड्यूटी करते रहोगे फिर बोलोगे इनफर्टिलिटी होगी। हेल्दी स्पर्म, हाँ सही है। कैपेसिटेशन पढ़ा था हमने, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म टू द ओवम, मोटिलिटी होनी चाहिए, ओवुलेशन भी होना चाहिए। बिना ओवम कैसे होगी प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब भी कैसी होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। मोटिलाइट ओवम, फैलोपियन ट्यूब से ओवम में यूटेराइन कैविटी में आने की कैपेसिटी रखना चाहिए, नहीं तो एक्टोपिक हो जाएगी, दिक्कत करेगी। ये बेसिक चीजें हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो ही प्रेगनेंसी होगी। और भी खूब सारी है बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कितनी चीजें होनी चाहिए बेवकूफ कहीं। इसलिए बढ़िया पढ़ाई करो कि बाई चांस रात में नहीं भी सो पाओ ना तो घर आके टेंशन नहीं हो तो दिन में सो जाओ, तो थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा। हमारे जैसी लाइफ नहीं होनी चाहिए 11 बजे नींद आती है, 1 बजे उठ जाओ, क्या जाना है, क्लास जाना है। ये कौन सी लाइफ है, ये लाइफ है क्या बस, ये कोई लाइफ थोड़ी है। मेरे को कभी कभी लगता है साधु बन जाऊं, क्या नहीं बन पाओ साधु, साधु बन नहीं बन सकते, साधु कोई भी बन सकता है। मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ बहुत कुछ, क्या मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ बेवकूफ, मैं तो बहुत माँ त्यागी हूँ। मैं क्यों बताऊँ क्या क्या त्यागा, मेरी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ आपको क्यों बताऊँ मेरी, मैं पर्सनल लाइफ, मैं पर्सनल लाइफ दत्तर सिंह को नहीं बताता मेरी, कोई भी दत्तर सिंह मतलब कोई भी किसी को नहीं बताता मेरी लाइफ। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अच्छा अगर इनफर्टिलिटी हो गई, एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन किसका करेंगे, मेल का फॉल्ट मानेंगे फीमेल का फॉल्ट मानेंगे। मोस्ट कॉमन फॉल्ट फीमेल का होता है लेकिन मोस्ट कॉमन टेस्ट मेल का किया जाता है। 50% फॉल्ट फीमेल का होता है लेकिन ये दुनिया जालिम है। पहले टेस्ट किसका करेंगे, पूरे मेल के टेस्ट करेंगे। 30% रिस्पॉन्सिबल है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, 50% है फीमेल, फिर भी सारे टेस्ट पहले किसके करेंगे, मेल के। ये बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी 30 से 40% मेल रिस्पॉन्सिबल, 40 से 55% फीमेल, 10% बहुत, 10% पता नहीं, 10% अननोन भी है। चलिए व्हेनेवर कपल कंप्लेन ऑफ इनफर्टिलिटी, जब कभी भी कपल को लगता है कि हम पापा मम्मी नहीं बन पा रहे तो सबसे पहला टेस्ट करेंगे मेल का, फीमेल करने का। लेकिन 50% रिस्पॉन्सिबल कौन, हे भगवान क्या है, क्या कह रहा, क्या बोल रहा, मैं उधर आ रहा हूँ धीरे से, क्या देना, इतने हंसे हो तो कुछ तो बात होगी। क्या बोला, कौन बोला, हाँ तुम अपने आप को बड़ा समझते हो नहीं है? आप बेटे सर हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे, माय बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आगे बर्थडे से पहले पहले तुम्हारा अकाउंट सैलरी से भर जाए, जो तुम चाहो जिंदगी में तुम्हें अपरंपार, दिन दुगनी रात चौगुनी मिले गति, सब फुल ब्लेस। अरे तू वो छोड़, 2 मिनट चालू कम बर्थडे है, बर्थडे में कोई फैलियर नहीं, बर्थडे मतलब गॉड ब्लेस यू, है ना, आशीर्वाद फुल है, आप भी बनाए रखना प्लीज। लिखो बेलो, बर्थडे बताया नहीं, हम तो चॉकलेट का है, बर्थडे में चॉकलेट तो होनी चाहिए ना। ये भाई ऐसे इतनी ऐसे नहीं, थोड़ी सी खाऊं, अरे लापरवाह इंसान है, बर्थडे किसका खा कौन रहा है, भाई का प्लान चौपट कर दिया मैंने, इतनी पैक कर रखी ऊपर से कसीदा वगैरह करके। अरे हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे, भाई जान मुझे बिना से नीचे, मैं क्या करूं, थैंक यू तो बोलो चॉकलेट का है, गॉड ब्लेस यू बोला नहीं मैंने, हाँ भाई इसको सबकी तरफ से गॉड ब्लेस यू। अभी क्या चल, आज क्या तारीख है, दिसंबर के जो लास्ट वीक में जो बर्थडे होता है ना, वो दुनिया के सबसे वीआईपी लोग होते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सबसे वीआईपी लोग होते हैं ना। नाम क्या आपका, हाँ सॉरी मैं भूल गया, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, क्या खाओ, क्या खाओ, इसके बाद नेक्स्ट बर्थडे से पहले पहले सारी सेविंग होती है वैसे, 10-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिलेक्शन से ज्यादा खुशियां, हैप्पीनेस मैटर करती है मेरे हिसाब से।
कॉन्सेंट्रेशन होगा अपने आप खुशियां मिल जाएगी आपको, जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी हो, सब मिले, तरक्की करो, मस्त रहो। अब आ जाओ यार, इधर आओ, समझ आ गई है? सबसे पहला कौन सा एनालिसिस? सेवन एनालिसिस, आयुष्मान खुराना। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एडवाइस सेवन एनालिसिस। हाँ, पैसे कमाने का मेन का ये कौन जरिया है? एब्सटिनेंस का मतलब अवॉइड एनी कॉइटल एक्टिविटी या अवॉइड एनी एजाकुलेशन एक्टिविटी कम से कम 3 से 5 दिन तक। देखो जल्दी, आज तो दो बर्थडे, सलमान खान का भी बर्थडे 27-28 पे आता है ना, आज ही है। अरे सिर्फ प्रमिला, आप तो मतलब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है सर, सच में आप तो वीआईपी हो यार, मतलब सच में वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस बॉलीवुड में। भाईजान, इधर प्रमिला जी देख लो आप, कम नहीं है, है? हाँ तो वो भी कोई कम चीज थोड़ी है, नाम इतना नाम कमाना बड़ी टेढ़ी की है भाई, बहुत टेढ़ी की है, कैसा भी हो नाम कमाना बहुत टेढ़ी की है भाई। इंडस्ट्री में रह के तो कोई भी नाम कमा लेता है। बहुत बढ़िया, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। तो फिर पार्टी वार्टी सिर्फ चॉकलेट इज नॉट फेयर, ये लिख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट स्लाइड से, इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिखो, आगे समझो। ह्यूमन एनालिसिस रिपोर्ट, रिपोर्ट चेक करते हैं अपन, देखते हैं। देखो, कम से कम ऐसा बोलते हैं कि 2 ml होना चाहिए सैंपल, कितना होना चाहिए? 1.5 से 2 ml, कम से कम 1.5 से 2 ml होना चाहिए। नॉर्मली एक एजाकुलेशन में 2 to 6 ml होता है, लेकिन 2 तो होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ऐसे टेबल बनाओगे, एक का पैरामीटर लिखोगे, सीमन की पीएच एल्केलाइन होती है, एसिडिक, एल्केलाइन ही होना चाहिए, तो पीएच कैसी होनी चाहिए? मोर देन 7.2, ये नॉर्मल है, कम हो जाए तो गड़बड़ है, तो हो सकता है ये इनफर्टिलिटी का कॉज है। दूसरा, वॉल्यूम कम से कम 1.5 ml से ज्यादा होना चाहिए, रेंज पूछ ले तो 1.5 से 2 ml। अगर बाई चांस किसी में सीमन ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्पर्मिया, क्या बोलते हैं? तीसरा, स्पर्म की कंसंट्रेशन 1 ml में 1.5 मिलियन है? नहीं, 15 मिलियन, गलत हो गया, मैंने कहा कैसे कैसे हुआ, गलती से हो गया, 15 मिलियन कम से कम, मिनिमम, मिटेगा नहीं। और अगर किसी में स्पर्म नहीं है, सीमन है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया, नो लाइव स्पर्म बट सीमन सेमिनल फ्लूइड इज प्रेजेंट, एजोस्पर्मिया। टोटल स्पर्म काउंट 39, ये भी पॉइंट कहां से लग गया रे? 39 मिलियन, मतलब लगभग 2 ml होता है, तो एक में 20 है, तो 2 में 39। मोटिलिटी कितना परसेंट होनी चाहिए? 40% से ज्यादा। अभी लिखते जाओ, इतना लिखो फिर समझाता हूँ, जल्दी करो, टेबल बनानी है आपको। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, पता है? 1 मिलियन में कितना लाख होता है? बहुत बढ़िया। ओके, हो गया। नेक्स्ट, मोटिलिटी 40% से ज्यादा, कम से कम कितने से ज्यादा? 40%। अगर किसी की मोटिलिटी कम है, ये क्वेश्चन आएगा, अगर किसी की मोटिलिटी कम है तो उसको क्या बोलते हैं? मोटिलिटी, देखो आपने साइकेट्रिक पढ़ी, साइकेट्रिक में पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़े, पर्सनालिटी में एसेनिक पर्सन किससे बोला था? वो मसल से बहुत वीक होता है, लंबा होता है, पतला होता है, टॉल और थिन को एसेनिक बोलते शायद, है ना? तो ऐसा कोई भी जिसकी मोटिलिटी वीक है उसको बोलते हैं एसेनोस्पर्मिया। एबनॉर्मल मोटाइल स्पर्म के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, क्या बोलते हैं? ऐसा स्पर्म जिसकी मोटिलिटी वीक होती है उसको एसेनोस्पर्मिया बोलते हैं। कौन सा स्पर्मिया? नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 4 से 14% कम से कम मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? 4 to 15% कम से कम। और अगर किसी की टेढ़ा मेढ़ा लूला लंगड़ा स्पर्म है बाई चांस, तो उसको बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी का मतलब है टेरेटो, टेरेटो का मतलब ऐसे ही हूँ, विकलांग स्पर्म, तो हम उसको बोल देते हैं टेरेटोस्पर्मिया, दिव्यांग स्पर्म बोल सकते हैं, टेरेटो, है ना? और अगर वाइटलिटी, जिंदा, टोटल जितने स्पर्म है उनमें से अगर कम से कम 58% जिंदा होने चाहिए, वाइटलिटी जिंदा है तो ठीक है, मरे हुए स्पर्म है, मरे हुए स्पर्म को बोलते हैं, मरने को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस, मर जाती है उसको क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। तो वैसे ही मरे हुए स्पर्म को बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? तो कल के दिन क्वेश्चन आ जाए, नेक्रोस्पर्मिया किसको बोलते हैं? वाइबिलिटी नहीं है। एसेनोस्पर्मिया किसको बोलते हैं? मोटिलिटी नहीं है।
टेरेटोस्टोमिया किसको बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी नहीं है सही, मतलब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बोल दोगे? टेरेटोस्टोमिया। नो वाइटल स्पर्म, नेक्रोस्टोमिया। तो सबसे ऊपर वाला नो मोटाइल स्पर्म, एसेनोस्टोमिया। ये एबनॉर्मलिटी याद ज्यादा रखनी है, कई बार तीनों साथ में आता है। एसेनो टेरेटो नेक्रोस्टोमिया क्या है? सब ऐसा स्पर्म जिसकी मॉर्फोलॉजी, जिस वाइटलिटी, जिसकी मोटिलिटी सब खत्म, उसके लिए तीनों नाम साथ में यूज लिए जाते हैं। एसेनो टेरेटो नेक्रोस्टोमिया, तीनों नाम साथ में लिख के लास्ट में कर देते हैं स्पर्मिया। तीनों भी तो हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है सिर्फ विकलांग स्पर्म, मरा हुआ भी तो हो सकता है। वैसे मतलब तीनों हो सकते हैं। हो गया। इसमें में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? कौन सा? मोर देन 13 मिली ऑस्मोल, कितना होना चाहिए? इसमें में कौन सा एंजाइम होता है? हाईली नहीं यूरिडेज एंजाइम होता है, ये भी याद रखना। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा एंजाइम होता है? आगे बढ़े। ओके देन, लिख लिया हो तो बता दो। प्लीज फास्ट। हो गया। इधर आओ। जो चीज हो चुकी है वापस मत लिखना। नॉर्मली दो चार बातें और लिख सकते हैं। वॉल्यूम बता दिया 1.5 से 2 ml, पीएच बता दी मोर देन 7.2, विस्कोसिटी लगभग 0 से 4 के बीच में, पानी के कंपेरिजन में 3 गुना ज्यादा विस्कस होता है। कंसंट्रेशन 1 ml में लगभग 20 मिलियन होता है। इसको मोटिलिटी मॉर्बोवाइट ल्यूकोसाइट काउंट लिखो, ये लिखना चाहो तो लिख लो, कभी आएगा नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। ये चार चीजें, ये चार बाकी है। कभी ऐसा आज तक कभी कोई इंपोर्टेंट भी नहीं है, आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फर्जी क्वेश्चन तो नहीं आए। हाँ विस्कोसिटी थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है, बाकी तो ये नॉर्मल है ना। ठीक है। नहीं ये सिर्फ समझ लेगा, लेकिन इधर ध्यान दो तुम, किससे लेगा? तो मेरा थोड़ी लेना। क्यों? मुंह मुंह पता चलता है। हाँ ले ले, मैं ये आएगा, मैं अभी तो बच्चों से बात कर रहा हूँ। पीछे वाली साइड तो बातें तो थी। क्या? हाँ यही आंसर है, ये मैन ये ले लिया। लिख लिया क्या? अब देखो ये पढ़ो, इसमें दो तीन चीजें पढ़ सकते हो आप। एस्टोमिया पढ़ लिया, ऑलिगोस्टोमिया देखो आप याद करो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में याद करो, एक था ऑलिगोमेनोरिया और एक था हाइपोमेनोरिया। कुछ डिफरेंस था उसमें? क्या था? सेम वही है। मैं इधर नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ऑलिगो एसेनो टेरेटो, अगर तीनों ही प्रॉब्लम हो तो क्या बोलेंगे? तीनों नाम लिखने की जरूरत नहीं है। टेरेटोस्टोमिया 58% तो होना ही चाहिए, ठीक है, और कम से कम मॉर्फोलॉजी कम हो जाए, लगभग 50 से 70 की रेंज रहती है तो टेरेटो। नेक्रो का मतलब स्पर्म डेड हो, एसेनो का मतलब जिसमें मोटिलिटी नहीं हो, एजो का मतलब जिसमें स्पर्म नहीं हो, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? पॉलीस्टोमिया और एलिगोस्टोमिया, ये दो बातें ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आप सब लिखने लग जाओगे बेवकूफ कहीं। एक है ऑलिगोस्टोमिया और एक है पॉलीस्टोमिया। देखो इधर आओ, मुझे पता है तुम गलती करोगे। टेरेटोस्टोमिया पढ़ लिया, नेक्रोस्टोमिया पढ़ लिया, एसेनोस्टोमिया पढ़ लिया, एजोस्टोमिया पढ़ लिया, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? तीनों का नाम साथ में रखकर पढ़ लिया। एस्टोमिया पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? ऑलिगोस्टोमिया और पॉलीस्टोमिया में डिफरेंस क्या है? ऑलिगो का मतलब जिसमें 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? और 1 ml में 350 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे? इसको लिखना है यहाँ, वही बात लिखनी थी। काउंट 1 ml में 350 मिलियन से ज्यादा, ऑलिगो 1 ml में दो 20 मिलियन से कम। तो हाइपोस्टोमिया किसको बोलेंगे? हाइपोस्टोमिया किसको बोलेंगे? हाइपोस्टोमिया का कनेक्शन सेल से नहीं है, फ्लूइड कम है। फ्लूइड अगर इस सीमन 2 ml से कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे? हाइपो
मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और वाइटलिटी तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्फोलॉजी। सेकंड नंबर पे आती है मोटिलिटी, थर्ड पे आता है इप्सम का कंसंट्रेशन। इप्सम बनाने के लिए मोस्ट कॉमन हार्मोन चाहिए, वो चाहिए टेस्टोस्टेरोन। बनने में लगभग लगभग ऐसा बोलता है कि 70 से 75 दिन लगता है। पूरा इप्सम मेटाजेनेसिस में कितने दिन लगता है? ये क्वेश्चन है एक एक। अगर 1 ml सीमन में 350 से ज्यादा इप्सम है तो पॉलीसोमिया, 1 ml में 20 से कम है तो ऑलिगो, सीमन ही कम है, फ्लूइड ही कम है तो हाइपो। मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, फिर कंसंट्रेशन, तीनों इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल और कितने दिन लगते हैं बनने में, कंप्लीट प्रोसेस। ये हो गया आपका बेसिक बेसिक फंडामेंटल। तो आपका फोटो आ चुका है आज, अभी अभी लिया ना है, अभी ये लिया ना सभी ने। अब आपका भी तो है इसमें, बोर्ड पे पढ़ कौन रहा है? आप ही तो पढ़ रहे हो। पार्टी बनती है प्रमिला जी, आपके बर्थडे पे फोटो लिया गया है, पार्टी बनती नहीं है? आया ना बताओ, बनती नहीं बनती पार्टी? तो कुछ जॉब के बाद पार्टी दोगे? हे भगवान, आप तो मर दे। नहीं, एक जॉब का ऐसा नहीं, जॉब जॉब है भाई, गवर्नमेंट जॉब। हम बाद में हम पहले लेंगे नहीं ना, हम पहले लेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जॉब लगे, पैसे आए खूब, 3 महीने के 3 लाख रुपए, फिर हम सारे जने लेंगे ना पार्टी, पूरी क्लास। अकेले थोड़ी लूंगा मैं। याद रखना भैया, 28 दिसंबर पार्टी लेनी है जॉब लगते ही। हो गया? ये लाइनें समझ में आई? ये लाइनें समझ में आई? ये लाइनें समझ में आई? नहीं आई? अब भी नहीं आई ना? नहीं आई? ओके डन। क्या हुआ? तो ये बातें क्यों कर रहे हो गया तो? बेवकूफ कहेंगे। अरे आगे बढ़ो। ठीक है, मैं अब नहीं सुन रहा किसी की, तो मैं सुन ही नहीं रहा। मेल इनफर्टिलिटी और किस वजह से हो सकती है, ये तो हो गया। जरूरी नहीं है कि मान लिया कि इसको नहीं बना, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, चलो सुनो। क्या हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो मेल में तो नहीं हो सकता? अरे हो नहीं सकता क्या? तुम्हें कैसे समझा रहे, तुम नर्सिंग करके आ गए। ये कौन है हाइपो, ये कौन है पिट्यूटरी, ये कौन है दोनों, जैसे कि एग्जांपल के लिए टेस्टिकल्स। अब सुनो, यहाँ क्या बनता है? जीएनआरएच। ये किसको सप्लाई करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। यहाँ क्या बनता है? एफएसएचएल। अगर बाई चांस हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर है तो क्या इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती? क्या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है तो इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती? तो अगर इन दोनों की प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी होती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्री टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर? क्यों, कौन सी इनफर्टिलिटी बोलेंगे? कुल मिला के ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, वो कौन सी इनफर्टिलिटी हुई? टेस्टिस से पहले पहले। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, सेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर, कौन सी इनफर्टिलिटी? टेस्टिस। और इससे बन रहा है, लेकिन डक्ट के अंदर प्रॉब्लम, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, डक्ट ब्लॉक हो गई, और कोई रीजन हो गया, एजाकुलेटरी फेलियर हो गया, तो उसको कौन सा बोलेंगे? पोस्ट टेस्टिकुलर। तो हो सकता है 3 टाइप का, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर, पोस्ट टेस्टिकुलर। एक बात समझ में आ गई आपको? आपको समझ में आ गई? तो पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको मैं हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में अबनॉर्मलिटी है, तो क्या मैं इससे प्री टेस्टिकुलर एजोस्टोमिया बोल सकता हूँ? सर बोल सकते हो। इसका मतलब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, तो सीधी बात है एफएसएच क्या होगा? प्री टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी में एफएसएच में दिक्कत है। सही बात है, वेरी गुड, क्योंकि दिक्कत है, नाम ही पड़ रहा है इसमें दिक्कत है, ये बनाएगा ही नहीं। टालमन सिंड्रोम, टालमन सिंड्रोम की डेफिनेशन यही होती है, ऐसी कोई भी मेल, ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें उसका गोनाड्स नॉर्मल है लेकिन उसका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एबनॉर्मल है, उसको काल्मन सिंड्रोम बोलते हैं। तो काल्मन सिंड्रोम में कौन सी इनफर्टिलिटी? प्री टेस्टिकुलर, जिसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में दिक्कत होने की वजह से उसका लाइफ सही नहीं चलता है, उसको बोलते हैं काल्मन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? और टालमन सिंड्रोम के अंदर ओवरी में दिक्कत होती है फीमेल में, तो ये हो गया काल्मन सिंड्रोम। अगर किसी में प्रोलैक्टिन ज्यादा है, प्रोलैक्टिन किसमें बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है ना। स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये दिक्कत किसमें हुई? टेस्टिस में हुई या पिट्यूटरी में हुई? अगर किसी मेल में प्रोलैक्टिन, क्या प्रोलैक्टिन ज्यादा होने से इनफर्टिलिटी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। हमने पढ़ा है पहले कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ज्यादा होना चाहिए तो इनफर्टिलिटी नहीं होगी। अब दो कंडीशन से ये कम हो सकता है, दो कंडीशन से कम हो सकता है, या तो प्रोलैक्टिन बहुत कम हो और ये बहुत ज्यादा हो तो इनफर्टिलिटी नहीं होगी। ये कम नहीं हुआ, ये कम नहीं हुआ। मैं ऐसा एक सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मेल सेक्स हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये कम है तो इनफर्टिलिटी होगी, ये आपने पढ़ा है। तो ये कम, इसको भूल जाओ, ये कम है तो इनफर्टिलिटी होगी। तो किसी पर्सन में ये कम हुई नहीं तो इनफर्टिलिटी कैसे हुई? अरे ये बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, इन दोनों का रेशियो चेंज हो गया, तो अभी क्या बोलूंगा? ये कम हो गया, तो रिलेटिव कम हो गया। अगर किसी पर्सन में प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो उसको गायनोकोमेस्टिया होगा, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन कम हो जाएगा, तो उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है।
हो सकती है मेल में प्रोलैक्टिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दूसरी बात प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो ये रिलेटिवली कम हो जाता है। वेरी गुड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और थायराइड का कोई दिक्कत और ओबेसिटी, ये और ये प्री टेस्टिकुलर की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? लिख लो। कब लिखोगे? अभी कैसे लिख लोगे? इतना इतना ज्ञानी कैसे हो गए तुम? आधा मिनट में लिख लोगे? अपने आप को ज्यादा समझते हो क्या? है क्या ये? बेवकूफ कहीं के। मैं जा रहा है? तो मैं जा रही है नेक्स्ट क्लास में लिखिए। जा रही है नेक्स्ट क्लास में।